नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, अपने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में टॉपिक जारी है फर्स्ट यूनिट से। लास्ट टाइम में साथियों बाल विकास में आपने वृद्धि और विकास में मुख्य क्या अंतर होते हैं उनके बारे में जाना था। और आज पढ़ेंगे साथियों विकास के विभिन्न आयाम और सिद्धांत। यह बहुत ही शानदार टॉपिक है साथियों। सिद्धांत वाले टॉपिक में से एक प्रश्न आपको पक्का ही एग्जाम में देखने को मिलेगा और प्रत्येक बार आता है साथियों। तो इसलिए आज के वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप देखेंगे और पसंद आए तो साथियों लाइक कीजिएगा। देखिए क्या दे रखा है सिद्धांतों में। ये नवीनतम सिलेबस है साथियों आपका, चाहे रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी हों या सेकंड के, सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं और ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार ही होते हैं। जैसे साथियों, बालक के विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या करता है, प्रवेश करता है। जैसे आपकी गर्भावस्था है और गर्भावस्था से फिर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से फिर आपकी किशोरावस्था। तो ये अनेक प्रकार की अवस्थाएं हैं साथियों। जब इनसे बालक गुजरता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, तो इसमें बालक में कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं साथियों। और ये जितने भी परिवर्तन दिखाई देते हैं ये इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। जैसा इनमें लिखा गया है उसी प्रकार से आप देखते हैं। जैसे गर्भावस्था में बच्चा है वो अंडे के रूप में रहता है और बाल्यावस्था में उसका आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है और किशोरावस्था में और ज़्यादा आकार उसका बड़ा देखने को मिलता है। तो देखिए क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इन सिद्धांतों के अनुसार ही हमें जानते हैं। पहला सिद्धांत है साथियों इसमें विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। वृद्धि व विकास की अपनी ही दिशा होती है। इसके अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। जो आपका सिर है और उससे पैर की ये डायरेक्शन होती है साथियों। विकास किस तरफ होता है बालक का, सिर से पैर की तरफ, ऊपर से नीचे, हमेशा याद रखें ऊपर से नीचे की तरफ। अर्थात बालक की परिपक्वता यानी जब वह मैच्योर होता है तो गर्भाधान के बाद सिर से पैर की ओर ही होती है। मैच्योरिटी जो बच्चे में देखने को मिलती है गर्भ धारण करने के पश्चात, वो देखने को मिलती है सिर से पैर की तरफ। इस प्रकार के विकास को मस्तक बोधमुखी विकास एवं केंद्र से परिधीय विकास कहते हैं। ये केंद्र हो गया आपका और ये परिधि, यहां से इस प्रकार से सिर से पैर की तरफ, जैसा कि आपको बताया मस्तक के यानी आपका जो माथा होता है, मस्तिष्क होता है, वहां से पैर की तरफ। जैसे बच्चा पहले सिर हिलाना सीखता है और फिर उठाना तथा उसके बाद बैठना सीखता है। तो ये क्रम है साथियों विकास की दिशा का सिद्धांत। दिशा ये रहेगी सिर से पैर की तरफ। पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, ये शब्द भी ध्यान में रखें, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो उदाहरण दिया हुआ है ये भी ध्यान में रखें कि बच्चा सबसे पहले क्या है, सिर को हिलाता है, फिर उसको उठाता है और उसके बाद में बैठना सीखता है। कुप्पू स्वामी है, उन्होंने देखे क्या लिखा है। कुप्पू स्वामी, विकास सिर पदाभिमुख यानी सिपेलोकोडल और समीप दूराभिमुख यानी प्रोक्सिमो डिस्टल क्रम में होता है। सिर पदाभिमुख सिर से दूर की तरफ और समीप दूराभिमुख यानी नजदीक, मुख के नजदीक से। और सिपेलोकोडल देखिए इसमें विकास सिर से पैर की ओर होता है। ये कुछ शब्द हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। एक है प्रोक्सिमो डिस्टल, इसमें बालक का विकास केंद्र से प्रारंभ होकर सिरों की ओर होता है। अर्थात पहले रीढ़ की हड्डी का विकास, उसके बाद भुजाओं, फिर हाथ तथा हाथ की उंगलियों का विकास। तो ये बातें लिखी हैं कुप्पू स्वामी ने। और ये थोड़ा सा इसमें दिखा रखा है विकास की जो दिशा है वो प्रथम माह में
विकास की क्रिया होगी सिर को उठाना। 3 माह का बच्चा होने पर गतिशील वस्तु पर नेत्र नियंत्रण, यानी जैसे एक बच्चा है, पलने में वो खेल रहा है और उसके ऊपर साथियों आपने कुछ लटका दिया है, कुछ भी खेलने की वस्तु, और वो दोलन कर रही है, हिल रही है, तो उसकी तरफ नेत्र नियंत्रण, नेत्र कंट्रोल, यानी जैसे जैसे वो इधर जा रही है तो उसके नेत्र इधर इधर की तरफ देखेंगे, और इधर जा रही है तो इधर की तरफ देखेंगे, यानी नेत्र कंट्रोल है धीरे धीरे उसका स्थापित होता है 3 माह की उम्र में। 5वां माह देखिए, सहारा देने पर बैठना। 5 माह का बच्चा होने पर अगर उसको पीछे कुछ सहारा दिया जाए तो वह आराम से बैठ जाता है। 6वां 7वां माह बिना सहारे भी बैठ सकता है, और 7वें 8वें माह में सहारे से खड़ा भी हो जाता है। जैसे आपका पलंग है तो उसको पकड़ते हुए वह खड़ा भी हो सकता है 7वें 8वें महीने में। 9वां 10वां महीना बिना सहारे से खड़े होना, और 1 वर्ष की उम्र में बिना सहारे चलना भी प्रारंभ कर देता है। 2 वर्ष की उम्र में दौड़ना, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचना, और 3 4 वर्ष की उम्र में तो साथियों कूदना है, ट्राई साइकिल चलाना। ट्राई साइकिल जिसके पीछे भी 2 टायर होते हैं, एक यहाँ पर होता है और एक आगे, तो ये साइकिल वो आराम से चला लेता है। अब दूसरा जो सिद्धांत है वो देखिए, वृद्धि व विकास की गति एवं दर एक सी नहीं रहती है। विकास यूं तो साथियों बराबर होता रहता है, परंतु इसकी जो गति है हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। कैसे? देखिए, जैसे साथियों शिशुअवस्था की शुरुआत में गति तीव्र होती है विकास की, और बाद में मंद पड़ जाती है। पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इसकी गति तेज होती है, परंतु यह कुछ समय पश्चात पुनः धीमे हो जाती है। इस प्रकार वृद्धि और विकास की गति में क्या देखने को मिलता है? उतार चढ़ाव, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। तो ये कहा जा सकता है कि वृद्धि व विकास की गति और दर एक सी नहीं रहती हैं। ये आपका है दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा सिद्धांत है साथियों, विकास का जो विकास क्रम है का सिद्धांत है, विकास क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत में गामक एवं भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होता है। कैसे? जैसे साथियों भाषा के विकास में बालक पहले सुनता है, उसके बाद बोलता है, और फिर क्या करता है? पढ़ता है, और फिर लिखता है। यानी LSRW, एल का मतलब लिसनिंग, एस का मतलब स्पीकिंग, और आर का मतलब रीडिंग, डब्ल्यू का मतलब राइटिंग। यानी पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, और लास्ट में लिखता है। तो ये क्रम है, इसी को कहते हैं विकास क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार साथियों ऐसे ही जब बालक गर्भ में होता है तब गर्भावस्था, फिर शिशुअवस्था, फिर बाल्यावस्था, और फिर किशोरावस्था के क्रम में विकास देखने को मिलता है। तो ये हो गया क्रम, एक निश्चित क्रम के तहत वो क्या करता है? ग्रोथ करता है। चौथा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के सभी स्वरूप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। गैरिसन और अन्य का कथन है कि शरीर संबंधित दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देती है। सामंजस्य यानी तालमेल। शरीर संबंधित दृष्टिकोण, शरीर से संबंधित जितने भी दृष्टिकोण हैं वो व्यक्ति के अंगों के विकास में अच्छे से तालमेल करने, परस्पर संबंध पर बल देती है। कैसे? जैसे साथियों एक कहावत भी है कि जो शरीर से स्वस्थ होता है उसका मानसिक स्तर भी क्या होता है? अच्छा होता है। तो इसका इसके साथ में क्या हो गया? संबंध हो गया। शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तो मानसिक यानी उसकी दिमाग, उसकी बुद्धि, जानने की कैपेसिटी वो क्या होगी? बेहतर होगी, तथा वह सामाजिक कार्य करने में भी आगे रहता है। तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक ये एक दूसरे से क्या है? परस्पर संबंधित हैं, और इसीलिए इसको कहते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत है साथियों निरंतर विकास का सिद्धांत। विकास प्रक्रियाओं के निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, बल्कि विकास की प्रक्रिया
अविराम गति से यानी बिना रुके लगातार निरंतर चलती रहती है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, निरंतर विकास का सिद्धांत। जैसे मां के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। यानी उसमें एकाएक परिवर्तन, आकस्मिक अचानक से परिवर्तन नहीं देखने को मिलते हैं कि बच्चा कल इतना था और आज इतना बड़ा हो गया। नहीं, ये अविराम गति से यानी बिना रुके लगातार धीरे धीरे जो दिखाई नहीं दे, कुछ समय के बाद में आपको परिवर्तन देखने को मिलते हैं, अचानक से नहीं। छठा एकीकरण का सिद्धांत है। इन सिद्धांतों को समझना होगा साथियों आपको अच्छे से। एकीकरण का सिद्धांत, इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को तथा फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। पहले तो क्या करता है, सारे अंगों को और फिर अंगों के भागों को। पहले हाथों को, फिर अंगुलियों को तथा बाद में हाथ व अंगुलियों दोनों को एक साथ हिलाता है। इसी को कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। एक एक करके, ऐसे नहीं कि साथ में पहले हाथ को हिलाता है और उसके बाद में जो उससे जुड़ी हुई अंगुलियां हैं उनको भी धीरे धीरे वो हिलाना करता है। इसको कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत, एक एक करके। और सातवां देखिए, विकास लंबवत न होकर चक्राकार वर्तुलाकार होता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो साथ साथ चौड़ाई में भी वृद्धि होगी, अर्थात विकास वर्तुलाकार रूप में होता है और बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। देखिए ये इस प्रकार से साथियों, देखिए ये नहीं कि सिर्फ लंबाई बढ़ गई है उसकी, नहीं, उसके साथ साथ में उसकी चौड़ाई भी बढ़ रही है। तो विकास रेखीय नहीं होता है साथियों। व्यक्ति यहां से विकास से शुरू करता है और सुदृढ़ीकरण के लिए पीछे जाता है। इस प्रकार से पहले इस प्रकार की प्रगति होती है। तो ये वर्तुलाकार होता है साथियों। इस प्रकार से लंबाई और चौड़ाई दोनों में ग्रोथ देखने को मिलती है, ना कि रेखीय। आठवां सिद्धांत है साथियों आपका वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः क्रिया का सिद्धांत। बालक के वृद्धि व विकास में इन दोनों का समान महत्व है। अर्थात बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम और वातावरण के कारण वरन दोनों के अंतः क्रिया के कारण होता है। जैसे परिवार में छोटा बच्चा है, अपने से बड़ों को देखकर, सुनकर वह अनुकरण करते हुए सीखता है। वंशानुक्रम, वंश से सीखता है और साथ में अनेक प्रकार के वातावरण में क्रियाएं हो रही हैं उन क्रियाओं से सीखता है। कैसे साथियों, जैसे साथियों आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी कोई भी हैं घर में, मंदिर में एक भगवान की मूर्ति रखी हुई है और रोज सुबह शाम घंटी लाते हैं और अगरबत्ती करते हैं और भगवान के साथ सामने बार बार इस प्रकार हिलाते रहते हैं। अब इस समय साथियों बालक को ये नहीं पता है कि ये भगवान की आराधना कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन बच्चा ये जरूर देखता है कि ये अगरबत्ती को बार बार हिलाते हैं, रोज बैठ के घंटी भी लाते हैं, तो वो उससे सीख जाता है। वंशानुक्रम यानी अपने से जो पूर्वज हैं उनसे वो धीरे धीरे सीखता है। छोटा बच्चा अपने बड़ों से देख करके देखता है इनको और सुन करके अनुकरण करते हुए सीखता है, नकल करते हुए, और वो भी फिर आगे चल करके क्या करता है, इसी प्रकार से अगरबत्ती और घंटा हिलाता रहता है। अब भगवान है या नहीं है वो तो आगे की बात है, लेकिन इतनी बातें तो उसने सीख ही ली उनसे। एक बच्चा जब भगवान की आरती वगैरह करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पास में बैठा रहता है रोज, तो वो जो बोला जाता है हनुमान चालीसा उसको सुन करके सीख जाता है। तो इसलिए साथियों इसको बोलते हैं नकल करना। और वंशानुक्रम और वातावरण की ये अंतः क्रिया का सिद्धांत है। अब नौवां सिद्धांत देखिए आप, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। एक ही आयु के दो बालक तथा बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, भाषा एवं संवेगात्मक विकास में भिन्नता होती है। जैसे आप अपने बहन भाई हैं, दो हैं, आप स्वयं भी इस बात का पता लगा सकते हैं साथियों कि आप में बहुत सारी भिन्नताएं हैं। आप दोनों भाई बहन हैं, चाहे जुड़वा ही क्यों ना हो, लेकिन आपके शरीर में भिन्नता दिखाई कुछ न कुछ इस प्रकार की भिन्नता देखने को मिलेगी जो आपको उससे अलग करती है। आपका दिमाग
और उसका दिमाग, उसमें भी काफ़ी अंतर है। भाषा, आपके बोलने का तरीका और उसके बोलने के तरीके में भी अंतर होगा। संवेगात्मक विकास, जो संवेग आपके क्रोध आना है, नींद आना है, इसमें भी आपको अंतर है देखने को मिलेगा। तो यह है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। कुछ उदाहरण है, जैसे बालक का विकास किसी अवस्था में बालिका से अधिक होता है और किसी अवस्था में बालिका का विकास बालक से अधिक होता है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं साथियों। कभी बालिका ज़्यादा ग्रोथ करती है, कभी बालक। जुड़वा भाई बहन, भाई भाई और बहन बहन भी शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक विभिन्नता रखते हैं, अतः उनका विकास भी एक जैसा नहीं होता है। 10वां सिद्धांत है सम्मान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सभी प्राणियों का विकास, शारीरिक, मानसिक, भाषाएं और संवेगात्मक विकास समान रूप से होता है। जैसे पशु से उत्पन्न संतान पशु ही होगी और मानव से उत्पन्न संतान मानव ही होगी। जैसे साथियों, गरीब परिवार का बालक भी चलना सीखने से पहले घुटनों के बल चलना सीखता है, और उसी प्रकार से अमीर परिवार के बच्चे भी पहले घुटनों के बल चलते हैं और फिर चलना सीख जाते हैं। अर्थात चाहे वो गरीब हो या अमीर, प्रतिमान क्या है? समान है। जो आप देखते हैं वो क्या है? समान रूप से आपको देखने को मिलता है। इसे कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। गरीबी, अमीरी, इससे कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता। 11वां है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। इसके अनुसार बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है और बाद में विशिष्ट क्रियाएं। जैसे बालक सर्वप्रथम उत्तेजना का अनुभव करता है और बाद में संवेगों को प्रकट करता है। बालक का बचपन में रोने का तरीका अलग, थोड़ा बड़ा होने पर अलग, थोड़ा और बड़ा होने पर मन ही मन में रोया करता है। यह भाषा विकास में पहले सामान्य शब्द है, जैसे पक्षियों को चिड़िया कहना, और बाद में विशिष्ट शब्द विभिन्न पक्षियों के नाम लेना आरंभ कर देता है। तो ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यानी बच्चा जब शुरुआत में रोता है तो उसका तरीका अलग ही होता है, बड़ा होने पर अलग हो जाता है। तो ये क्या है? सामान्य से विशिष्ट क्रियाएं हैं। शुरुआत में सामान्य और बाद में विशिष्ट। 12वां सिद्धांत है प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में विकास अधिक तेजी से होता है, अर्थात अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा कुछ विशेष अवस्थाओं में विकास अधिक तेजी से होता है। जैसे शेषवावस्था में वृद्धि और विकास तेज गति के साथ होता है। शेषवावस्था, छोटी उम्र में 5-6 साल तक बच्चा, यानी 2 वर्ष से आप 6 वर्ष के बीच में इस अवस्था को माने, शेषवावस्था को। बाकी तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, आगे दे रखा है ये टॉपिक आपके। तो इसमें साथियों वृद्धि भी बहुत तेज गति से होती है बच्चे की, और विकास भी देखने को मिलता है। 13वां पॉइंट रहेगा जो सिद्धांत है संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। विकास संचयी होता है और इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। संचयी का अर्थ है जोड़ दे दाना। जैसे उदाहरणों के माध्यम से समझिए साथियों इसको। शेषवावस्था का आत्म प्रेम यानी स्व प्रेम किशोरावस्था में भी देखा जा सकता है। अपने आप से प्रेम करना। शेषवावस्था में भी बालक कल्पना जगत का विचरण करता है, और पुनः जब वह किशोरावस्था में आता है तब भी उसको कल्पना जगत का विचरण करते हुए देखा जाता है। सपने लेना आपके खुली आंखों से कि यार ऐसा करूं, ऐसा हो जाए। तो इस प्रकार की बातें आप भी सोचते हैं, कितना अच्छा होगा अगर मैं डॉक्टर बन जाऊं, कितना अच्छा होगा अगर मैं अध्यापक बन जाऊं। शुरुआत में जब बचपना होता है तब भी बच्चे से कोई पूछता है क्या बनना चाहोगे आप, तो वह कहता है मैं तो इंजीनियर बनूंगा, मैं तो वैज्ञानिक बनूंगा। और इसी प्रकार से किशोरावस्था में जब बड़ा होता है बालक तब भी सोचता है कि यार मैं डॉक्टर बन जाऊं तो कितना अच्छा होगा। तो ये कल्पना जगत है। आत्म प्रेम, स्वयं से प्रेम करता है। शेषवावस्था में बालक को अगर कोई कुछ थोड़ा सा भी बोल दे तो उसको रोना आता है, वो किसी की सुनता नहीं है। वो मानता है कि मैं ही बड़ा हूं, अपने आप से प्रेम करता है, यानी उसको कुछ कोई कहे नहीं। इसी प्रकार की अवस्था होती है किशोरावस्था। इसमें भी वह अपने आप से बहुत प्रेम करता है। कोई थोड़ा सा बोल दे तो उसको लगता है कि यार ये तो ठेस पहुंचा रहा है, तो उसकी नहीं सुनता है। तीसरा पॉइंट देखिए, बालक का बोला गया पहला शब्द
और रखा गया पहला कदम पूर्व के निरंतर विकास कार्यों के संचय प्रगति है। तो ये साथियों आपका है संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। 14वां सिद्धांत है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार बालक का विकास होता है उसे देखकर हम उसके भविष्य के बारे में बता सकते हैं, अर्थात भविष्यवाणी कर सकते हैं। बालक के विकास को देखकर हम कह सकते हैं कि यह बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, यह आगे भविष्य में कौन सा व्यवसाय चुनेगा। तो यह है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। कुछ बच्चे जैसे छोटी गाड़ियां हैं, खिलौने हैं, उनको खोलते हैं, तोड़ते हैं, वापस सेट करने का प्रयास करते हैं बचपन में, तो उसको देख करके ये सोचते हैं यार ये वैज्ञानिक की तरफ जा रहा है या इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा है। उससे हमें पता लग जाता है जिस प्रकार की वह एक्टिविटीज करता है। 15वां सिद्धांत देखिए, ज़्यादा नहीं है, 2-3 और हैं, थोड़ा बड़ा हो गया टॉपिक, लेकिन ये इनमें से प्रश्न आते हैं साथियों। विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। जन्म के बाद बालक के विकास में प्रशिक्षण तथा परिपक्वता दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। मैच्योरिटी और प्रशिक्षण, जो वह किसी से ज्ञान प्राप्त करता है, किसी से भी जो ज्ञान प्राप्त करता है वह उसका क्या है, प्रशिक्षण, शिक्षा ग्रहण करना, और उसमें देखने को मिलती है उससे मैच्योरिटी। तो ये जन्म के बाद के बालक के विकास में दोनों ही क्या है, महत्वपूर्ण। यानी विकास परिपक्वता, मैच्योरिटी तथा सीखने की क्या है, उपज है। बालक का विकास इन दोनों की अंतःक्रिया पर ही निर्भर है। अंतःक्रिया साथियों, जब कोई ज्ञान प्राप्त करेगा विद्यार्थी तो उसमें क्या देखने को मिलेगी, मैच्योरिटी, यानी परिपक्व होगा, वो अच्छे से तैयार हो पाएगा। तो हो गई ना दोनों के बीच में अंतःक्रियाएं। 16वां सिद्धांत देखिए, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। बालक का विकास संस्कृति के परिवर्तन के अनुसार प्रभावित होता है। संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति का विकास होता है। संस्कृति की उन्नति बालक के विकास में उसके मात्रात्मक गुणों का विकास करती है। संस्कृति में यानी आपके कल्चर में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं उसी के अनुरूप आप ढलते जाते हैं। जैसे पुराने समय में साथियों एक ही ड्रेस हुआ करती थी, उसी को पहन लिया, फटी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसके आसपास के जो लोग थे वो भी फटी पुरानी इसी प्रकार की ड्रेसें पहनते थे। लेकिन आज के समय में एक बच्चे के 15 से 20 ड्रेसें होती हैं और थोड़ी सी भी कट लग जाए, फट जाए तो उसको नहीं पहनता है बच्चा। यानी आपकी संस्कृति में, आपके कल्चर में जो परिवर्तन होते हैं उन्हीं के अनुसार वो भी बच्चा ढल जाता है, वह व्यक्ति उसी के अनुसार चलता है। अगर इस बच्चे को इस समय आप नवीन कल्चर, नए कल्चर के अनुसार फटी पैंट पहनाने का प्रयास करेंगे तो ये नहीं पहनेगा, ये रोएगा, मम्मी को कहेगा मम्मी वो देखो नए नए कपड़े पहन के आते हैं और आप मुझे पुरानी पैंटें पहना रहे हैं, वही फटी पुरानी। तो ये इस वातावरण के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाएगा, जो चल रहा है उसी के अनुसार चलने का प्रयास करेगा। 17वां देखिए पॉइंट, विकास की आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण है। विकास की आरंभिक बुनियाद, विकास की आरंभिक नींव अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति की अभिवृत्ति, आदतें और व्यवहार का जो प्रारूप आरंभिक वर्षों में विकसित होता है वही आगे आने वाले वर्षों में व्यक्ति के जीवन के समायोजन को निश्चित करता है। यानी नींव, जैसे कोई मकान बनाते हैं तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी प्रकार से जो बच्चा है उसकी आदतें अच्छी होंगी तो वो भावी जीवन की तरफ, अच्छे जीवन की तरफ उसको अग्रसर करेंगी। उसका व्यवहार अच्छा है, बुरा है, ये सब चीज़ें बहुत उसके जीवन में मायने रखती हैं। तो विकास की आरंभिक बुनियाद क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये साथियों सिद्धांत हैं विकास और अभिवृद्धि के। 17 सिद्धांत हैं टोटल, आपको याद रखने हैं, अच्छे से इनको समझा दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों, कल फिर मिलते हैं इसी यूनिट के साथ में आगे के टॉपिकों में। तब तक के लिए